कैसे हैं? सर बढ़िया। ये सब की कोई जरूरत नहीं है। सर आप पहली बार आ रहे हैं सर। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर डॉक्टर गोपाल सीवियर है नमस्कार। थैंक यू। मैडम लीजिए प्लीज वेयर अ कैप। है सर। 100 एकड़ कैंपस। अच्छा बन तो गया है बाकी नहीं है बस कोल्डर पार्ट इसमें इसी से शुरू हुआ था। अच्छा अच्छा। It was the next, ये गाजियाबाद का पड़ता है, प्रॉपर गाजियाबाद है। ये दिल्ली गेट का इलाका कितनी दूर है? दिल्ली गेट इज अबाउट ये सब इसके थोड़ी देर बाद हापुड़ से वी आर ऑन द आउटर एज ऑफ आउटर साइड में यहाँ से 10 किलोमीटर के बाद हापुड़ डिस्ट्रिक्ट हो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। थैंक यू। Yes, आप मैनेजर चैन सही करो इसकी कैंपस के अंदर हो आप तो उनको बता दें। नहीं हो पाएगा यार संदेश जी आप लीजिए। जैसे प्रोग्राम वैसे चलेगा आप लोग भी कुछ नहीं ठीक है ठीक है आप लोग भी कुछ नहीं
हट जाएंगे थोड़ा काम आप उस साइड में जाइए। इस साइड थोड़ी आवाज़ कम थी आप तो 20,000 पे करना पड़ेगा। ओम महापवित्र भो पवित्र वात्रवाम बस्ताम गतो अभिवस्मिड पुंडीकाक्षा कांत्राचाय च ओम यज्ञेन यज्ञमजन्त देवास्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन देहनाकं महिमानादन्त यत्र पूर्वसाध्य सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रस्थसहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे ददातु ओम स्वस्ति साम्राज्यं वैराज्यं भोज्यं पारमार्थराज्यं महाराजिमादिपत्यं मह्यं समन्तपरयाहि ओम ददातु वे ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्चयो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम पया पृथिव्यां पयोषधिषु पयो दिव्यन्ति दिक्षेदा लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिज्ञानदं वन्दे विष्णु Patients of the nurses. Right. I'll explain that to you later. And our theme is here. This is the we are क्या हो गया? नेक्स्ट में सर ऑफिंग का है पर्सन From there they can exit here. टाइप भी है सर तो उसी तरह से जो We are following the protocol, sir. हॉस्पिटल में एक यहाँ से एग्जिट है फिर वो आएंगे जो वार्ड में उसके बाद व्यू बहुत अच्छा आ रहा है उसकी सेटिंग ऐसी रखी है कि ग्रीनरी कि पेशेंट जो होंगे सर
then 2 oxygen points is यहाँ भी है और एक in case of you need to enhance the capacity also, so we can enhance the capacity with one bed. इसके बाद में सामने Dawn the PP from here. You go there and then the docking का last है. There's the exit from here. प्रॉपर टेकिंग वाली जो नहीं अभी जैन सिमान आपदा प्रबंधन प्रदर्शनी एवं प्लांटेशन एरिया में आपका स्वागत है सिमान। जैन सिमान जैन सर, इस इक्विपमेंट का नाम लाइफ डिटेक्टर टाइप 1 है। ये किसी भी मलबे में दबे हुए जीवित व्यक्ति को 5 मीटर लंबे में चौड़ाई में और 4 मीटर डेप्थ में ये किसी भी लाइव विक्टिम को डिटेक्ट करता है। और इसमें सर 6 सिस्मिक सेंसर है और एक एकॉस्टिक सेंसर है। इसमें सर एक्चुअली क्या होता है कि वैन जैसे कोलैप्स स्ट्रक्चर से कोई भी मलबा है तो मलबे में सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि विक्टिम कहाँ पे है वो पता लगाए, सो दैट वी डोंट वेस्ट अननेसेसरी टाइम इन डिगिंग समवेयर एंड वी फाइंड कि वहाँ पे कुछ नहीं है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द विक्टिम। पानी में सर ये जैसे कोई जैसे आर्टिफिशियल नाव का काम करता है। लाइव को डिटेक्ट करेगा सर, जो लाइव मूवमेंट करेगा। अगर डेड हो गया तो इट इज डेड, इट इज नॉट मेकिंग एनी मूवमेंट। तो जो इक्विपमेंट बने हैं दे आर टू डिटेक्ट द लाइव। ये है सर, ये विक्टिम लोकेटिंग कैमरा है। जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हो गया उसके एक पार्ट में इंसर्ट करके कैमरा है एंड 2-वे कम्युनिकेशन। तो विक्टिम उसमें दिख जाएगा, लाइट भी है तो अगर अंधेरा होगा तो दिख जाएगा और वो बोल भी सकते। सर CSR चंडीगढ़ ने हम लोगों से टाइप किया है और ज़्यादा बेस विक्टिम डिटेक्शन तो दे आर आल्सो वर्किंग ऑन इट चंडीगढ़। उसके बाद सर वंस विक्टिम लोकेशन ऑफ द विक्टिम इज डिटेक्टेड, उसके बाद ये अलग अलग तरह के इक्विपमेंट हैं, एक कट करके और एक्सट्रीकेट करके टर्निंग करके अंदर तक जाने। तो जो डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल यूज होते हैं दैट इज वुड, मेटल एंड कंक्रीट टाइप्स ऑफ प्लेट्स, जिससे वो काट के और वी मेक एन एक्सेस टू द विक्टिम। अभी फिर ये माफिका या जापानीज है, चाइना में जापानीज है, बहुत जर्मन। नाउ सर वी हैव शेयर्ड ऑल द स्पेसिफिकेशंस विद DRDO to make an India. ये भी सर वो कटिंग के इक्विपमेंट है, कटिंग एंड स्क्वेरिंग। ये जैसे द न्यूमेटिक एयर लिफ्टिंग गार्ड। कई बार क्या होता है कि स्लैब्स गिर जाती हैं सर, स्लैब्स का वेट काफ़ी होता है तो उसको लिफ्ट करने के लिए एयर प्रेशर से ये लिफ्ट होता है। स्लैब्स के नीचे विक्टिम फंसा हुआ है तो उसके नीचे दबाया तो ये उठा लेगा और फिर उसके बाद हम कैपेसिटी बता 72 टन्स तक से जो मैक्सिमम इसका जो होता है सर 72 टन्स ऑफ वेट इट कैन लिफ्ट। जो बड़ा वाला है सर, ये अभी 10 का सेट होता है सर, अभी यहाँ पे 5 रखे हुए हैं। तो बड़ा है सर वो 72 टन, तो 1 टन से लेके 72 टन तक की इसकी कैपेसिटी। यस सर 70। वो छत पर जो गिर जाता है सर पैनकेक्स टाइप में उसको उठाता है। दीज आर दी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, वी गॉट द सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन। ये मेडिकल के लिए है क्योंकि जब कोई भी ट्रॉमा विक्टिम होते हैं सर तो उनको हमारे हर एक आदमी सर जो ट्रेंड MFR है सर, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है सर, तो उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए हम लोग मैनिक्विन्स वगैरह AED सर, AED सर।
हर टीम के साथ किया। हर टीम को आप दे हर दिया टीम को सर, सब that दिया। was- device floating devices. We go there and we tell people during our awareness programs for household items. Like this is the empty water bottle, they can use and they can use it as a improvised floating device. Hand के बताओ। नहीं कोई नहीं एंटी शेल्स अगर मिल जाते हैं तो ये कंटेनर्स वगैरह रैप्ड होते हैं अगर घर में, उनको यूज़ करके बड़ी पतीले वगैरह हैं उनको करते हैं प्रकार के कंटेनर आ जाते हैं। ये सर ये मिनिएचर है सर, बनाएंगे सर तो बैम्बू बना दिए सर, और बैम्बू के नीचे सर इस तरह के एम्प्टी कंटेनर्स बांध देंगे, देन इट फ्लोट्स ऑन बोर्ड बन जाएगा सर, बिकम सर आप ऐसा बैठ सकते हैं सर। और ये हैं सर इस तरह की चीज़ें हाउस होल्ड आइटम जो फुटबॉल वगैरह हैं, ये इसके लिए इसको इंक्रीज दी वॉल्यूम ऑफ द उससे बॉयंसी बढ़ जाएगी। ये नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं। आम का ऐसा जैसे आम्रपाली थैंक यू वेरी मच सर। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स का है सर। इसमें यहाँ पे पार्ट में जामुन लगा हुआ है, आगे सर आम है सर, इमली है सर, प्लम स्टिक्स है सर। लग नहीं पाएगा कुछ, इस टाइम में लग नहीं पाएगा। कुछ लग नहीं पाएगा। TRF के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अभी वी आर स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। ये एक यंग फोर्स है और भले 2006 में इसका गठन हो गया था, लेकिन अगर ऑपरेशनली इफ़ेक्टिव होने की बात कही जाए तो ये 2010 में ही इफ़ेक्टिव हो पाया पूरी तरह से। और 2010 से आज का अगर सफ़र है तो ये एक दशक का सफ़र है, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर के बल के लिए बहुत बड़ा सफ़र नहीं कहलाएगा। फिर भी इसलिए नहीं कि मैं डीजी एनडीआरएफ हूँ, पर इसलिए कि मैं एक भारतीय नागरिक भी हूँ और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है एनडीआरएफ में डीजी होने के बाद और इससे पहले भी कि इसकी ज़रूरत थी और इसके बारे में बहुत सोचकर योजना बनाकर इसको स्थापित किया गया। और सर मैं आपको साझा करूं कि आज के दिवस में, आज के डेट में नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स ऑफ इंडिया इज़ द बिगेस्ट स्पेशलाइज्ड डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं अपनी बात बहुत केयरफुली चुन रहा हूँ। डिज़ास्टर रिस्पांस पर टोटली फोकस्ड अगर कोई फोर्स है, कोई राष्ट्रीय फोर्स है, तो वो इतना बड़ा फोर्स किसी देश में नहीं है। दूसरी जगह फायर सर्विसेज और डिज़ास्टर मर्ज हैं, तो फायर सर्विसेज वाले डिज़ास्टर रिस्पांस करते हैं, सिविल डिफेंस वाले या होम गार्ड के समकक्ष डिज़ास्टर रिस्पांस करते हैं।
लेकिन यहाँ पर डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के लिए एक फोर्स बना है। और उसका कारण यह है, शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ, कि 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन जहाँ आए दिन साइक्लोन होते हैं, 14% से 15% भूभाग जिस पर फ्लड्स आते हैं, और ज़्यादातर हिस्से जहाँ पर ड्राउट आता है, चक्रवाती तूफान होते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, अर्थक्वेक प्रोन भी है हमारा, 5, 4, 3 सभी जोन यहाँ पर हैं। तो इसलिए अगर एक मल्टी हज़ार्ड प्रोन देश की संज्ञा इसे दी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे में एनडीआरएफ की ज़रूरत पड़ी और एनडीआरएफ को स्थापित किया गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अभी वी आर अ वर्क इन प्रोग्रेस, और कोई भी एसेट अगर क्रिएट हो पाता है तो सर ये एक आशीर्वाद की तरह होता है। और आज आपके बदौलत, आपकी CSR टीम के बदौलत हम लोगों को ये आशीर्वाद स्वरूप ये बटालियन हॉस्पिटल मिला है। चाहे ये छोटा फॉर्म फैक्टर ही क्यों ना हो, लेकिन यही बहुत कारगर होगा, क्योंकि एज यू नो सर, वी आर इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रेस रिस्पॉन्स, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जो भी संज्ञा दी जाए, और इसमें मेडिकल इमरजेंसी इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ इट। यहाँ तक कि शायद आपने शायद इसके बारे में ट्वीट भी किया सर, हाल में बिहार में बोट पर, एनडीआरएफ बोट पर एक डिलीवरी हुई थी। ये पहला वाकया नहीं है, उस बटालियन के AOR में कम से कम 1 दर्जन डिलीवरीज बोट पर हो चुकी हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि एनडीआरएफ का एक और USP ये है कि यहाँ का जो हर कर्मी, जो आप सामने देख रहे हैं कर्मी खड़े हैं, एनडीआरएफ का प्रत्येक कर्मी मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर भी है। वो प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट स्टेबलाइजेशन में माहिर है, और तभी वो विचलित नहीं होता अगर एक डिलीवरी केस आ जाता है, बोट में इमरजेंसी डिलीवरी करनी पड़े, या प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट एक हार्ट अटैक के मरीज को करना पड़े, या स्नेक बाइट का विक्टिम हो, उसको स्टेबलाइज करके हॉस्पिटल APHC तक पहुंचाना पड़े। ये सारी बातें, सारे क्वाड एनडीआरएफ का कर्मी कर सकता है। और इसी के चलते सर इतना भरोसा है, इतने लोग आश्वस्त रहते हैं कि सर कोई भी राज्य हो, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी कस्बा हो, कोई भी पंचायत हो जहां एनडीआरएफ पहुंचती है, उसे दे आर वेलकम विथ बोथ आर्म्स। सो ये एक हमारे लिए सर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा प्रिविलेज मैं कहूँगा, और इसको हम लोग खोना नहीं चाहते। सर कोरोना का संकट है जिससे आप इसमें मूर्धन्य भूमिका निभा रहे हैं, और इतने बड़े देश में, 130 करोड़ के देश में आप इतना मेहनत करके सर इसको सही रास्ते पर आपने रखा है। इसमें भी एनडीआरएफ ने छोटा ही सही लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसा कि मुझे आदेशित किया गया था वरीय स्तर से कि आप एनडीआरएफ को अवेलेबल रखें, कोविड फाइटिंग में भी फ्रंट लाइन पर आपको रहना है, और बाढ़ और विभीषिका आए तो भी आपको डुअल चैलेंज फेस करना है। तो सर आपने देखा होगा असम में या बिहार में फ्लड्स में हमारे जो लड़के हैं, हमारे जो कर्मी हैं, वो पहले शॉर्ट्स डांगरीज पहन के चलते थे या फिर टी-शर्ट पहन के चलते थे। अब वो हेड टू टो पूरा कवर्ड रहते हैं। स्पेशल पीपी हम लोगों ने इजाद किया, उसको एक इनोवेशन किया और उनको कवर किया ताकि पानी में जाएं तो पूरी तरह से पूरा पीपी पहन कर जाएं। उसका ये असर हुआ है सर, और आप ही के मंत्रालय के बदौलत जो भी हिदायतें जारी की गई उसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हुए हम लोग, और ये उसका ये असर हुआ कि जब अम्फन साइक्लोन में हमारे 300 से 400 कर्मी गए थे कलकत्ता और वेस्ट बंगाल, उनमें से 100 से ज़्यादा इन्फेक्टेड होकर आए थे। अभी हमारे 150 टीमें पूरी लगी हुई हैं देश में, लेकिन इन्फेक्शन रेट 1% या 2% से भी कम है। तो ये हम लोग आप लोगों की, आपके मंत्रालय की जो हिदायतें हैं उसको मानकर और उस पर अमल कर इसको कर रहे हैं। आने वाले दिनों में सर मेरी करबद्ध प्रार्थना होगी, जैसा कि मैंने आपको कहा इनफॉर्मली, कि जो 12-13 बटालियन हैं वहाँ अगर कोई चीज़ लैकिंग है तो वो एक बटालियन हॉस्पिटल है।
हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, लेकिन फर्स्ट फेज़ में हॉस्पिटल नहीं रखा गया था किसी कारण से, तो सेकंड फेज़ के लिए इंतज़ार करने में हो सकता है 2 साल और लग जाए, 3 साल 5 साल तक लग जाए। ये एक डिज़ायरेबल परिस्थिति नहीं कही जाएगी। तो अगर सर ये CSIR की पार्टनरशिप में हम लोग सभी जगह इस तरह के हॉस्पिटल्स बना पाएँ तो ये बहुत बड़ा वेलफेयर मेजर होगा सर NDRF के कर्मियों के कर्मियों के लिए। और सर NDRF के कर्मी आपको बहुत दुआ देंगे सर, बहुत आपका आशीर्वाद लेते हुए बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि ये इट विल बी एड्रेसिंग अ सीरियस फेल्ट नीड ऑफ द NDRF। आप इस पर सर ज़रूर विचार करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। मैं डॉक्टर शेखर मांडे, डॉक्टर गोपाल कृष्णन का कितना शुक्रिया अदा करूं। डॉक्टर मांडे मेरे ऑफिस में भी आए थे, उन्होंने ये भी चर्चा की कि CSIR से क्या पार्टनरशिप कर सकते हैं हम लोग NDRF, इंक्लूडिंग पैक्ड फूड पर भी हम लोगों ने विचार किया। ये सभी पार्टनरशिप सर फिजिबल हैं, अमल करने योग्य हैं और बहुत ही कारगर हो सकती हैं। और खुद प्राइम मिनिस्टर महोदय और होम मिनिस्टर महोदय ने हम लोगों से ये स्पेसिफिकली कहा है कि DRDO और CSIR से मेक इन इंडिया के तहत सारे जो इक्विपमेंट हम लोग अभी देख रहे हैं, ये ज़्यादातर बाहर के हैं, स्पेशलाइज्ड जो इक्विपमेंट हैं, हम लोग उसको मेक इन इंडिया में कन्वर्ट करें। इसलिए हम लोगों ने DRDO के साथ सारे स्पेसिफिकेशन शेयर किए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि CSIR के साथ भी हम लोग कई स्पेसिफिकेशन शेयर कर रहे हैं, मसलन लाइफ डिटेक्टिंग इक्विपमेंट, रडार्स एक्सेट्रा। सो ये सारे काम हम लोग साथ कर सकते हैं सर, and it will be a win-win situation. It will be a great partnership, and it will be a partnership not only for NDRF but for the citizens of this country. इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम रख दूंगा। पुनः मैं स्पेशली डॉक्टर गोपाल कृष्णन का बहुत बहुत आभारी हूँ, मैडम विभा का बहुत आभारी हूँ। इन लोगों ने सर डे टू डे बेसिस पर इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया, फॉलोअप किया, और मैं समझता हूं कि हम लोगों को ताली बजाकर इन दोनों हस्तियों को साधुवाद देना चाहिए। डॉक्टर गोपाल कृष्णन ने बहुत कड़ी मेहनत करके इसको फिजिकली एस्टैब्लिश किया है और खुद आकर उन्होंने इसको सुपरवाइज भी किया है। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, विभा जी का शुक्रगुजार हूँ, पूरी CSIR टीम का शुक्रगुजार हूँ। और मैं CSIR से के लिए पुराना नहीं हूँ। एज जॉइंट सेक्रेटरी मैंने एक स्टाइनर प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनर मंत्रालय में शुरू कराया था, जो अभी भी कार्य कर रहा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जब ये पार्टनरशिप शुरू हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत आशा है कि इसको हम लोग आगे ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः डॉक्टर हर्षवर्धन जी का मैं कैंपस में और NDRF परिवार में स्वागत करता हूं, और आपके इस दरिया दिली के लिए सर हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं और ये आशा कर रहे हैं कि आगे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स NDRF के साथ हम लोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Minister of Science and Technology, Earth Sciences, Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan ji, DG NDRF, Shri Pradhan ji, my senior colleagues from CBRI, led by Dr. Gopalakrishnan, Joint Secretary Mr. Vedishwaran, all the dignitaries present here. I don't think any other occasion can be more auspicious than today. On the auspicious occasion of Shri Ganesh Chaturthi, the country's Health and Family Welfare Minister, Dr. Harshvardhan ji, is inaugurating and dedicating this facility. This is a very proud moment for all of us that NDRF and CSIR have joined hands together to make this particular facility available as a demonstration facility. मैं समझता हूँ इससे बड़ा शुभ अवसर नहीं हो सकता है हमारे देश में कि गणेश चतुर्थी के दिन इस शुभ अवसर पर हमारे देश के आदरणीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी यहाँ उपस्थित है और जिन्होंने अभी इस फैसिलिटी का उद्घाटन किया है हमारे बीच। वी आर वेरी थैंकफुल डॉक्टर हर्षवर्धन जी फॉर हिज कंटिन्यूड पैटर्नेज। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू NDRF टीम
and especially DG NDRF, Mr. Pradhan, that we have had long association with him in person, but also with NDRF as an organization. Recently, when there are several calamities in the country, for example, the gas leak in Vizag, or the oil fire in Assam, or cyclone Amphan in Bengal, we actually worked along with NDRF and NDMA to make sure that people on ground are not much inconvenienced. And it's a great matter of pride for CSIR as an organization that we have been able to bring some value to also the disaster relief management in the country. And continuing that journey is what you see here, is the hospital, makeshift hospital, that we have been able to demonstrate here. I'm thankful to NDRF for giving us this opportunity and look forward to many more occasions in the coming future to work with them very closely. Thank you all very much. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत ही सराहनीय कार्य किए गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेषतः आवश्यक दवा नीति, अंगदान, पोलियो उन्मूलन एवं तंबाकू नियंत्रण में आपके द्वारा दिया गया योगदान अविस्मरणीय है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले भारत देश में कोविड महामारी की रोकथाम हेतु आपके दिशा निर्देशन में किए गए अथक प्रयासों की देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। आपने 20 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारिणी अध्यक्ष पद को ग्रहण कर समस्त भारतवासियों का मस्तक पूरे विश्व में ऊंचा कर दिया है। अब मैं उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि अपने आशीष वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF के महानिदेशक श्री सत्यनारायण प्रधान जी, CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर मांडे, हमारी CSIR की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट करके रुड़की की प्रतिष्ठित लैब, उसके डायरेक्टर डॉक्टर गोपाल कृष्णन, यहाँ उपस्थित सभी NDRF के वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी NDRF के वरिष्ठ सदस्यगण, सभी हमारे CSIR से जुड़े हुए वरिष्ठ वैज्ञानिक और उपस्थित मीडिया के मित्रों, मेरे लिए ये अवसर अत्यंत प्रसन्नता एवं संतोष का अवसर है। लगभग 8 महीने पहले जब कोविड के दुनिया में आने का समाचार चीन के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के थ्रू दुनिया को और दुनिया में भी भारत को 7 जनवरी को मिला था, उसके तुरंत बाद 8 जनवरी से ही हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के खिलाफ जंग की पूरी स्ट्रैटेजी को बनाना प्रारंभ किया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस जंग के 8वें महीने में आते आते शायद देश के अंदर कोई सरकार की संस्था, कोई गैर सरकारी संस्था, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा जो कि कोविड के खिलाफ जंग में जिसने अपने आप को झोंक न दिया हो। और शायद
इस जंग में हमारे एनडीआरएफ के लोगों ने भी इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि कोई बड़ा डिज़ास्टर होगा कोविड से, तभी इस हम जंग में कूदेंगे। साधारणतः एनडीआरएफ को बड़े बड़े डिज़ास्टर से जुड़ी हुई घटनाओं के अंदर कूदने की आदत है, कूदने का अनुभव है। उस जंग में जो लोग तकलीफ़ में आ जाते हैं डिज़ास्टर के कारण, उनको बचाने का अनुभव है। लेकिन मैं हृदय से एनडीआरएफ को धन्यवाद करना चाहता हूं, भारत सरकार की ओर से, भारत सरकार के हमारे अपने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, कि उन्होंने कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ साथ मैं अपने सभी वैज्ञानिकों को, और उसमें भी आज यहाँ पर CSIR के वैज्ञानिक हैं, CSIR के DG है, CSIR की एक प्रतिष्ठित लैब के डायरेक्टर हैं, उनको विशेष रूप से, और इसके साथ साथ और हमारे सभी वैज्ञानिक, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हों, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हों, चाहे वो हमारे ICMR के हों, चाहे वो देश के अंदर जो डॉक्टर रिसर्च के काम में लगे हैं वो हों, वो सब लोगों ने भी एक बड़ी टीम के रूप में मिलकर इस जंग को सफलता के एक स्थान तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें इस जंग में अब ये 8वां महीना चल रहा है। भारत 135 करोड़ का देश है। जब भारत में केसेस आने शुरू हुए थे तो दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों ने, जो दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से आए, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को हेड करते थे, उन्होंने भारत में आके भविष्यवाणी की थी कि भारत में इतने गांव हैं, भारत में इतने आदिवासी क्षेत्र हैं, भारत इतना बड़ा देश है, भारत की व्यवस्था इस बात के लिए सक्षम नहीं है कि वो कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। और अगर YouTube पर जाकर ऐसे महान लोगों के आप इंटरव्यूज़ को अगर सुनेंगे, मीडिया वाले तो उनसे अच्छी तरह से परिचित हैं। तो जुलाई और अगस्त के महीने में सबने कहा था कि भारत के अंदर कम से कम 300 मिलियन केसेस जो है इस समय तक हो जाएंगे, बीमारी बेकाबू हो चुकी होगी, कम से कम 5-6 मिलियन मरीज मृत्यु का शिकार हो चुके होंगे। लेकिन भारत में सब लोगों के सामूहिक प्रयासों से, और जिन्होंने भी इस जंग में भाग लिया, उन्होंने सच्चे कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया। वो खाली हमारे अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी ही नहीं थे, वो हमारे इस तरीके के पुलिस से जुड़े, आर्मी से जुड़े, एनडीआरएफ से जुड़े इतने प्रकार के हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने हमको अपना सहयोग दिया। मैं हृदय से उनका आज के अवसर पर अभिनंदन करना चाहता हूं। आज इस जब वाहिनी चिकित्सालय का यहाँ पर उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिल रहा है, तो मैं स्वयं, क्योंकि मैं CSIR की सब लेबॉर्ट्रीज़ में भी गया हूँ, जिस लेबॉर्ट्री में ये अस्पताल 3 दिन के अंदर बनकर तैयार करने की क्षमता विकसित हुई,
इस अस्पताल के इंग्रेडिएंट्स को अपने कंधे पर उठाकर लोग आगे चल सकते हैं। एक ट्रक के अंदर कई अस्पतालों का सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये जो हमारा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये CSIR का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। आज खाली इस तरह के अस्पताल ही नहीं, अभी तो बहुत सारे इस तरह के मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स, बिल्डिंग्स बनाने की उनके पास योग्यता है, क्षमता है। और खाली भारत के अंदर ही लोग नहीं, अभी तो विदेश के लोग भी उनके ऊपर विश्वास जाहिर करके, अभी पड़ोसी देश नेपाल ने बहुत कुछ उनको उनके देश में करने के लिए कहा है। और आपको सुनकर ये खुशी होगी कि जिस महत्वपूर्ण कार्य को इस महीने की 5 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, बहुत वर्षों से प्रतीक्षित, सारे भारत की आत्मा और भारत के लोगों के मन में, हृदय में बसने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो राम जन्मभूमि स्थान पर जो मंदिर बन रहा है, उसकी फाउंडेशन कैसी हो, उसकी साइंटिफिक स्टडी करने के लिए देश में सबसे पहले किसी इंस्टीट्यूशन को इनवाइट किया गया है और जो वहाँ पर जाकर काम करना शुरू किया है, तो यही हमारी NBRI है, नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR की। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि CSIR ने किस प्रकार के वैज्ञानिकों को देश के लिए उपलब्ध कराया है। आज 8वें महीने में दुनिया में सबसे बेहतरीन रिकवरी रेट भारत का है, लगभग 75% तक हम पहुंच गए हैं। और जैसा मैंने कहा कि जिस देश के लिए 300 मिलियन केसेस का अनुमान व्यक्त किया गया था बहुत सारे विद्वानों के द्वारा, वहाँ अभी हम 3 मिलियन केसेस तक भी नहीं पहुँचे हैं। और 3 मिलियन की संख्या तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन हमारे 2.2 मिलियन मरीज़ वो ठीक होकर घर जा चुके हैं। और बाकी जो लगभग 7 लाख हैं वो ठीक होने की कगार पर खड़े हैं। दुनिया में सबसे कम मॉर्टैलिटी रेट 1.87 ये भारत का है। अभी थोड़े समय पहले ही हमारा मॉर्टैलिटी रेट तब भी कम था दुनिया में, वो 3.5-4 के करीब, 3.5 के ऊपर था। हर दिन पहले दिन के मुकाबले बेहतर रिकवरी रेट होता है और कम हमारा फैटेलिटी रेट होता है। हमारी भारत की जो अभूतपूर्व योग्यता और क्षमता है, उसको भारत ने कई फ्रंट्स पर प्रदर्शित किया है। जब हमने जो कोविड के खिलाफ जंग शुरू की थी, तो भारत के पास केवल एक लेबॉर्ट्री थी, एक, जहां ये टेस्ट हो सकता था इस कोविड के खिलाफ, और वो थी NIV पुणे। और अगर थोड़े और समय पहले की बात करूं, तो ये वायरस का टेस्ट होने के लिए सैंपल जो है भारत से अमेरिका के CDC एटलांटा में जाया करता था। ये लगभग 5-6 साल पहले की बात है। लेकिन आज आप कल्पना करिए कि इतने थोड़े से समय में इतने कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट, जिसका सैंपल कुछ साल पहले अमेरिका जाता था टेस्ट होने के लिए, उसकी कुछ ही महीने में एक लेबॉर्ट्री से, आज जब मैं यहाँ NDRF की इस 8th बटालियन के कैंपस में आया हूँ, तो भारत ने 1511 लेबॉर्ट्रीज जो है वो डेवलप कर दी हैं सारे देश के अंदर। शुरुआती दौर में हर टेलीविज़न चैनल चिल्ला चिल्ला कर ये कहता था, और टेस्ट करिए, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। मुझे ख्याल है कि अप्रैल के महीने में
पहले सप्ताह में हम लगभग 4 से 6 हज़ार टेस्ट किया करते थे एक दिन में, लेकिन हम लोगों ने अपनी जो दृढ़ संकल्प है उसके आधार पर अपनी यात्रा को आगे ले जाने के लिए जब 6000 टेस्ट करते थे तब हमने 1 लाख टेस्ट 31 मई तक करने का संकल्प लिया था, और 31 मई तक संकल्प लिया। हमने 10 मई को उस संकल्प को पूरा करके दिखाया और 10 मई को भारत ने 1 लाख टेस्ट किए। अभी 5 सप्ताह पहले लगभग मैंने एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था, तब शायद 2-3 लाख टेस्ट हो रहे थे, कि हम अगले 12 हफ्ते के अंदर 1 मिलियन टेस्ट हर रोज़ भारत के अंदर करने की योग्यता और क्षमता विकसित करना चाहते हैं। अभी उस डेडलाइन की अगर मैं चर्चा करूं तो वो डेडलाइन अभी 6 हफ्ते से भी आगे है, लेकिन मुझे इस बात की आज खुशी हो रही है आपके साथ शेयर करते हुए कि कल भारत ने 1 मिलियन का जो आंकड़ा है उसको भी पार कर दिया। हमने जो है 10,23,000 टेस्ट कल भारत के अंदर किए। इतने थोड़े से समय के अंदर भारत ने 15,000 से ज़्यादा कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल, कोविड की डेडिकेटेड हेल्थ फैसिलिटीज़, कोविड के डेडिकेटेड केयर सेंटर्स बना दिए, जिनमें 15 लाख से ज़्यादा बेड्स क्रिएट कर दिए। और अगर हम क्वारंटाइन सेंटर्स के बेड्स को भी जोड़ दें तो 25 लाख से ज़्यादा बेड भारत के अंदर हम लोगों ने पिछले समय में क्रिएट किए। और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें सब लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। जहाँ हमारे एनडीआरएफ के भाई जब तकलीफ़ में कोई अर्थक्वेक आता है, साइक्लोन आता है, तो तुरंत भागकर लोगों के प्राण बचाते हैं हर तरह के डिज़ास्टर में, तो वहीं हमारे अर्थ साइंसेस के वैज्ञानिक जो है वो चाहे वो समुद्र में आने वाला साइक्लोन हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो किसी भी किस्म का बड़े से बड़ा फ्लड का जुड़ा हुआ डिज़ास्टर हो, उसकी पूर्व सूचना जो है वो सारे भारत के लोगों को संबंधित स्थानों पर देते हैं। यानी सारे भारत ने मिलकर अपनी योग्यता को बहुत अच्छे ढंग से पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। आज ये एनडीआरएफ अभी ये जवानी में भी शायद प्रवेश नहीं किया है। 2006 में इसका जन्म हुआ है, 14 वर्ष इसकी आयु है। आप जानते हैं कि 14 वर्ष का बहुत बालक उसकी क्या स्थिति होती है, लेकिन 14 वर्ष के इस छोटे से कार्यकाल में आज एनडीआरएफ का नाम सारी दुनिया के अंदर हो गया है। जापान के अंदर और नेपाल के अंदर और बहुत सारे स्थानों पर जब त्रासदी आई तो एनडीआरएफ के लोगों को जो है बुलाकर उनकी भी सहायता ली गई, और मुझे बताया गया कि बहुत ही शीघ्र एनडीआरएफ को औपचारिक तौर पर यूनाइटेड नेशंस का जो है वो रिकॉग्निशन मिलने वाला है, ताकि दुनिया के अंदर किसी भी स्थान पर जब भी आवश्यकता पड़े तो एनडीआरएफ का इन्वॉल्वमेंट जो है बिना किसी संकोच के कोई भी कर सके। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं आज के इस अवसर पर ज़्यादा ना कुछ कहते हुए ये जो यहाँ CSIR के और एनडीआरएफ के माध्यम से एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल क्रिएट किया गया है, अभी तो उसका प्रयोग कोविड के लिए किया जा सकता है, लेकिन आने वाले समय के लिए ये अरेंजमेंट परमानेंटली करके इसका उदाहरण ध्यान में रख के सारे देश के अंदर दूसरी बटालियंस के अंदर भी जब तक कि परमानेंट कोई अस्पताल नहीं बनते हैं तब तक जो है वहाँ की बटालियन के लिए उससे जुड़े हुए उनके डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए CSIR और एनडीआरएफ मिलकर इस अपनी जो जॉइंट पार्टनरशिप इस अवसर पर दिखाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं पूरे हृदय की गहराइयों से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में एनडीआरएफ का नाम और तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा। CSIR का नाम तो पहले ही दुनिया के अंदर बहुत ऊपर है। दुनिया में CSIR जैसी
1200 संस्थाएं हैं जो सरकार से पैसा लेकर रिसर्च करती हैं, टेक्नोलॉजी विकसित करती हैं, टेक्नोलॉजी को समाज को ट्रांसफ़र करती हैं। और पिछले 6 साल से तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हूँ। उन 1200 दुनिया की संस्थाओं के अंदर CSIR का जो पोजीशन है वो 9 से लेकर और 15-20 के बीच में हमेशा वेरी करता रहता है, यानी कि पहले दुनिया के 15-20 संस्थानों में हमारा नाम है। हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं कि उनके आशीर्वाद से हम सबको मिलजुल कर 2022 तक एक नया भारत बनाने के सपने को साकार करने का मौका मिल रहा है। इस अवसर पर देशवासी बहुत जल्दी कोविड से मुक्त हों, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज ये कार्यक्रम जो हो रहा है ये बहुत ही पवित्र दिन हो रहा है। गणेश चतुर्थी है आज। हमारे भगवान गणेश जी जो है वो सद्बुद्धि के भगवान हैं, और उनको विघ्नहर्ता कहते हैं, उनको विघ्न सारे समाप्त करने वाला कहते हैं। सबसे इंटेलिजेंट भगवान है, कोई उनका ईगो नहीं है, और हमें पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद NDRF को भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा, और देश के अंदर सभी बाकी लोगों को भी मिलेगा। और आज के बाद से हम देखेंगे कि कोविड से जो जंग है वो भी जो है और ज़्यादा तेज़ी से सफलता की ओर आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, और विशेषकर अपने मीडिया के भाइयों को, दोस्तों को सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। Joining me is Union Minister Dr. Harshvardhan to talk on the current scenario of COVID-19 in the country. Sir, we have been achieving milestone after milestones. You just said that we have achieved one more million mark in testing. Tell us more on that. You see, you will recall that couple of months back we were doing only a few thousand tests. At that time we had promised to the country that by 31st of May we will start doing 1 lakh tests per day. And you saw that on 10th of May itself we achieved that milestone. About 4 or 5 weeks back I had promised to the country that within 12 weeks we shall be doing 1 million tests per day. And today I am so happy to announce that yesterday, when we are almost 6 weeks away from the milestone that we had set for ourselves, we have already done 1 million tests yesterday. You know, we have the best recovery rate in the world today. So it has reached almost 75%. Every day our fatality rate is getting better, in the sense that it is lower than the previous day. Today morning data showed it as 1.87%. So it's I think a remarkable performance on the part of India. When people had projected over 300 million cases in India in the month of July, August, we have not even reached 3 million, and out of those 3 million, 2.2 million have already recovered and gone back home. Right. So it's a great achievement, and today I'm very happy that I'm here in the NDRF campus, where we have started this new makeshift hospital, which has been created with the help of one of our premier labs of CSIR, and we intend to create many more hospitals like this in collaboration with CDRF, and I'm sure that our fight against COVID shall soon, in the next couple of weeks or maybe next 2-3 months, it will soon see the
successful culmination. So you talk about that. There is also indigenous vaccine program that we are working on, the 3 indigenous vaccine program. Tell us what is the status of it and when can we see that in the market? You see, although there are many vaccine candidates which are working in India as well as outside the country also, but 3 vaccine candidates are already in the clinical trial phases, 2 in the phase 1 and phase 2 trial, and the third one in phase 3 clinical trials. And I hope that in the next couple of months we should successfully complete these trials, and once we have discovered an effective, successfully implementable, useful vaccine, we shall certainly ensure that India procures those vaccines and we start giving them to our most vulnerable people to begin with, and then of course ultimately plan for the rest of the country. So also India is the hub of vaccine making, and you know, when we, if it is somebody outside the country or in the country does that, do you feel that it's going to be the challenge? Already the whole world knows that, especially for vaccines for children, we produce almost 2/3 of the vaccine capacity of the whole world. So there are many international players also who are looking at India for support for helping in the manufacturing of these vaccines. So the whole, not only Indians but the whole world has a lot of hope from India, and I am sure that we are going to live up to everybody's expectation, as we have been able to do over the last few months in our fight against COVID. Appreciate your time. So that was Dr. Harshvardhan telling us that. सर ऑलमोस्ट हम 3 लाख टच करने वाले हैं इंडिया के अंदर, फिर भी बहुत से लोग स्टिल क्योर जो है, हमारा रिकवरी रेट ज़्यादा है और जो डेथ रेट या जो ज़्यादा कहा जाए वो ज़्यादा स्टिल। आपने जैसे अभी कहा कि अभी तक के लोगों ने कहा था कि 300 मिलियन हम टच करेंगे, बट अभी हम 3 मिलियन भी टच नहीं कर पाए, किस तरीके से? देखिए, मैंने सिर्फ देश को स्मरण कराया कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने पिछले कुछ महीनों में भारत में आके बड़े बड़े टीवी चैनल्स को और बड़े बड़े टीवी के साथ जुड़े हुए विद्वानों को इंटरव्यूज़ देकर ये कहा था कि जुलाई अगस्त के महीने तक भारत में 300 मिलियन केसेस हो जाएंगे और इस समय तक 5-6 मिलियन डेथ्स हो जाएंगी। लेकिन जो कुछ अभी तक हुआ है वो सबके सामने है। आज अगस्त के महीने में जब शायद आखिरी सप्ताह में हम प्रवेश करने वाले हैं, आप देख रहे हैं कि अभी हम 3 मिलियन केसेस पर भी नहीं पहुंचे हैं, और 3 मिलियन केसेस की संख्या ना होते हुए भी 2.2 मिलियन केसेस हमारे ठीक होकर घर जा चुके हैं। दुनिया में शायद सबसे अच्छा रिकवरी रेट 75% के करीब हमारा है। सबसे कम फैटेलिटी रेट 1.87% हमारा है। और जो हमने टारगेट अचीव करने के लिए अब से 6 हफ्ते बाद का समय तय किया था, कल हमने 1 मिलियन से ज़्यादा यानी 10,23,000 टेस्ट भारत के अंदर कल किए। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक टेस्ट से 1511 यानी एक लेबॉर्ट्री से टेस्टिंग की हम 1511 लेबॉर्ट्रीज़ को देश में विकसित कर चुके हैं, और लगातार हम अपने परमानेंट और टेम्परेरी और इस तरह के मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स के अंदर 15,000 से ज़्यादा हम अस्पताल जो है यानी कोविड की हेल्थ फैसिलिटीज़, कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर्स और फिर इसके साथ साथ क्वारंटाइन सेंटर्स, इसको लगातार विकसित करते जा रहे हैं। 15,000 इस तरह के और जो हॉस्पिटल्स और फैसिलिटीज़ और 10,000 से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर्स में मिलाकर 25 लाख से ज़्यादा बेड्स हम क्रिएट कर चुके हैं। आज भी यहाँ पर NDRF और हमारे CSIR के जो CBRI हमारी रुड़की की इंस्टीट्यूट है, उसकी मदद से ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल क्रिएट किया गया है। आपने देखा इससे पहले 10,000 बेड का कोविड केयर सेंटर भी हम विकसित कर चुके हैं, 1,000 बेड का अस्पताल भी विकसित कर चुके हैं। इसको भी हम जितना मर्जी स्केल अप कर सकते हैं।
इसको भी हम आने वाले समय में, जैसे ये 8th बटालियन के अंदर ये अस्पताल क्रिएट हुआ है, ऐसे देश की दूसरी बटालियंस में क्रिएट करने वाले हैं। चेन्नई में ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। तो ये सब कुछ भारत की अभूतपूर्व योग्यता और भारत की अभूतपूर्व क्षमता को दिखाता है, जहाँ एक तरफ जल्दी से जल्दी मरीज़ को डायग्नोज करना, उसको टेस्ट करना, ट्रैक करना, ट्रीट करना और मृत्यु से बचाना, इस लक्ष्य पे हम काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे वैज्ञानिक मिलकर इस बात की कोशिश में है कि हम जल्दी से जल्दी दुनिया के सामने एक सफल और इफेक्टिव वैक्सीन को भी उपलब्ध कराएं, और आने वाले कुछ महीनों में जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी भारत को, हम अपने देश के लोगों को वैक्सीन के माध्यम से भी कोविड से बचाने का प्रयास प्रारंभ करेंगे। सर 3 तरीके से ट्रायल चल रहा है वैक्सीन की, अब तक देखा जाए तो किस मतलब कहाँ तक हम लोग वैक्सीन को लेके आगे पहुँचे? नहीं, हम देखिए, हम काफ़ी तेज़ी से सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जो क्लिनिकल ट्रायल्स में हमारे वैक्सीन कैंडिडेट्स पहुंच गए हैं। एक वैक्सीन कैंडिडेट जो है वो क्लिनिकल ट्रायल के 3rd फेज़ में पहुंच गया है, और हमें, जैसा मैंने कहा कि इस साल के अंदर अंदर ही हमें पूरा विश्वास है कि हमें सारे ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन देश की और दुनिया की जनता को बचाने के लिए उपलब्ध होगी। और कब तक वैक्सीन इंडिया डेवलप करने के कगार पर है? देखिए, वैक्सीन के जो डिस्कवरी है उसके लिए सारे दुनिया के अंदर मिलके काम हो रहा है। दुनिया के अंदर करीब 26 ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस में पहुंच गए हैं। 139 इसके अलावा भी हैं जो अलग अलग स्तर पर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में काम कर रहे हैं। और भारत के अंदर जो कैंडिडेट्स थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, उनकी संख्या लगभग आधा दर्जन के करीब है। उसमें से भी 3 जो है वो विशेष रूप से क्लिनिकल ट्रायल्स के 1st फेज़, 2nd फेज़, 3rd फेज़ तक पहुंच गए हैं। और जिस प्रकार से हम उनकी प्रोग्रेस को विश्लेषण करते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि इसी साल के अंदर वो ट्रायल्स पूरे होंगे, उनके रिज़ल्ट्स देश के और दुनिया के सामने आएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें सफलता भी इसमें मिलेगी। और जैसे ही देश के लिए इफ़ेक्टिव वैक्सीन उपलब्ध होगी, हम उसकी देश में मैन्युफैक्चरिंग करा के और उसको देश की जनता को उपलब्ध कराएंगे। बहुत मेहनत किया था, कई बार आए हैं।